आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज थोड़ा विषय से हट करके हम लोग इजराइल पर विचार विमर्श करेंगे और संक्षिप्त में इजराइल के और वेस्ट एशिया के बैकग्राउंड, हिस्ट्री और इन सारे विषयों को छोड़ करके हम वर्तमान से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पर रखने और समझने की कोशिश करेंगे। वस्तुतः इजराइल के वर्तमान संकट को अगर देखें तो आज से ठीक एक वर्ष पहले 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से वहां के हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर भयंकर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि इजराइल के लगभग 1200 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें सैकड़ों बच्चों और महिलाओं की, बुजुर्गों की हत्या कर दी गई और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने कल्पना नहीं किया था, या यूँ कहें कि उस समय लोग कह रहे थे कि मोसाद फेल कर गया। जो भी हो, यह जो घटना हुई थी इजराइल के इतिहास में अगर देखा जाए तो पिछले 30-40 वर्षों में इस तरह की घटना नहीं हुई थी कि एक बार हमास जैसे आतंकवादी संगठन इजराइल पर अटैक करे और इतनी बड़ी संख्या में कि लगभग कई घंटों तक इजराइल के कई शहर बंधक बन गए थे। ये घटना 7 अक्टूबर आज से ठीक एक वर्ष पहले 2023 की है। उसके बाद जो हुआ वह हम लोगों के सामने में है। उन्हीं बातों को केंद्र में रखते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इजराइल ने पलटवार पलटवार का मूल कारण बताया गया कि इजराइल पर जो अटैक हमास के द्वारा हुआ हम उसका बदला लेंगे। दूसरी बात यह कहा गया कि हमारे जो 250 लोग बंधक हैं उन बंधकों को हम छुड़ाना चाहते हैं। और इन बातों को लेकर के लगभग 2-4-5 दिन के अंदर में इजराइल ने हमास यानी गाजा पट्टी पर अटैक करना प्रारंभ कर दिया और उस अटैक की प्रक्रिया चलती रही। उसी समय हम लोग क्लास में बैठे हुए थे और क्लास में ही इस विषय पर चर्चा हुई। गर्मा गर्म बहस होते रहता है क्लास में। तो उस समय चर्चा हुई थी कि यह युद्ध कितने दिन तक चलेंगे। बड़े स्तर पर गाजा के लोगों को मूली गाजर की तरह काटा गया। एक आंकड़े के हिसाब से अभी तक 40,000 से अधिक लोग, और मुझे जैसा लग रहा है कि लाखों लोगों की हत्या हो चुकी होगी। तो कुल मिलाकर के 40,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई गाजा में या उस क्षेत्र में, हमास के आतंकवादियों के नाम पर, वहाँ के कॉमन पीपल को भी, अन्य लोगों की भी। तो उस समय लगभग एक सप्ताह के बाद ही 15-15 अक्टूबर तक क्लास में मैंने निष्कर्ष देते हुए एक बार कहा था और अभी तक उस पर कायम हूँ कि यह युद्ध है अब अभी नहीं रुकेगा। यह युद्ध अगले 10 वर्ष तक चलेंगे और 10 वर्ष तक इन शर्तों पर चलेंगे कि अब इजराइल को निर्णय करना पड़ेगा कि अगर वह सीरिया को, लेबनान को, गाजा पट्टी को यानी फिलिस्तीन के जो हमास आतंकवादी हैं और ईरान को, इन सब को अगर वह समाप्त कर दिया तो इजराइल बचेगा, नहीं तो 10 वर्ष के अंदर में इजराइल का अंत हो जाएगा। यानी ये लड़ाई आर पार की है, ये लड़ाई अस्तित्व बचाने का है। या तो इजराइल रहेंगे नहीं तो ईरान रहेगा, या तो इजराइल रहेंगे नहीं तो हमास रहेगा, या तो इजराइल रहेंगे नहीं तो हूती रहेंगे जो यमन का आतंकवादी संगठन है, या तो इजराइल रहेंगे या लेबनान के हिजबुल्लाह रहेंगे। तात्पर्य यह है, और हिजबुल्लाह का संबंध, हमास का संबंध है, हूती का संबंध वहाँ के स्थानीय सरकार से है। इनका संबंध लेबनान से है, वो फिलिस्तीन से है, वो आपको गाजा का संबंध फिलिस्तीन से है, और इस तरह से ईरान से हम देखते हैं यमन के सरकार का समर्थन ये हूती आतंकवादियों को है। यानी कि ये सीरिया में जो मिलिशिया ग्रुप है, शिया मिलिशिया ग्रुप, सीरिया की सरकार से उसका समर्थन है। तो कुल मिलाकर के दो ही बात होगी, या तो इजराइल जीवित रहेगा नहीं तो ये सारे देश जीवित रहेंगे। अगर इजराइल को जीवित रहना है तो इन सारे देशों को खत्म करना पड़ेगा, घुटने पर टेकना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि सर आप अतिवादी निर्णय दे रहे हैं। बस 1 साल हो गए, गाजा पट्टी की स्थिति क्या हो गई इसको आप समझ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर लाखों लोगों की हत्या हुई, जिसमें हजारों लोग बेगुनाह थे, सैकड़ों महिलाएं थे, हजारों बुजुर्ग थे, हजारों पेशेंट थे, विद्यार्थी थे, कॉलेज हो, स्कूल हो, आपको हॉस्पिटल हो, पब्लिक प्लेस, कहीं भी इजराइल ने छोड़ा नहीं, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है।
पहली बात। अब देखिए इजराइल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लेबनान की स्थिति क्या हुआ। पेजर के बाद हम देखते हैं अन्य डिवाइस जितने हैं उसका, अब वहाँ पर पहले बमबारी की गई, हजारों लोग लेबनान में बेरूत में मारे गए। उसके बाद वहाँ पर अब ग्राउंड वर्क चल रहा है। उस ग्राउंड वर्क में देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि 3 से 4 सप्ताह में लेबनान की स्थिति खत्म हो जाएगी और लाखों लोग यहाँ भी मारे जाएंगे। सरकारी आंकड़ा हजारों में रहेगा। ये होना है। और इस समय हम देखते हैं कि ईरान बचा हुआ था। ईरान ने एक भारी मुझे लग रहा है कि गलती कर दिया, मूर्खता कर दिया। और आज से 3-4 दिन पहले संभवतः 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने 1-2 नहीं 181 मिसाइल आपको ये क्या नाम है इजराइल पर दाग दिया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कर दिया, और कर दिया तो उसका परिणाम हुआ कि अब इजराइल कह रहा है, वैसे भी इजराइल अटैक करता, लेकिन अब जो है उसके एक मोटे तौर पर इजराइल ईरान की गलती हुई, और उस गलती को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर कई प्रकार के बंदिश लगा दिए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिए गए। और अब इजराइल का कहना है कि मेरे ऊपर एक राज्य के द्वारा अटैक हुआ, अभी तक तो आतंकवादी कर रहे थे, और इसके कारण जो है हम अब ईरान पर अटैक करेंगे। तो वो वैसे भी होता, लेकिन एक वैध बहाना मिल गया इजराइल को, और इस तरह से हम देखते हैं कि ईरान से अब लड़ाई होगी। अब युद्ध कब तक चलेगा? तो युद्ध तब तक चलेगा जब तक इजराइल रहेगा, या युद्ध तब तक चलेगा जब तक ये 5-6 देश जिनकी चर्चा हम कर रहे थे वह घुटने पर नहीं आ जाएंगे, अर्थात उनके समस्त शक्तियों को जब तक इजराइल समाप्त नहीं कर देगा। यह लड़ाई आपको आमने सामने की लड़ाई है। चाहे अमेरिका क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, या कौन क्या कह रहा है, यूएनओ क्या कह रहा है, यूएनओ की चर्चा हम लोग करेंगे आगे, कौन क्या कह रहा है, ये महत्व की बात नहीं है। जहां पर अस्तित्व की लड़ाई होती है वहां पर कौन क्या कह रहा है वह कोई मायने नहीं रखता है। अगर रूस आएंगे तो इजराइल रूस पर भी अटैक करेगा, और रूस समझदार है। इस युद्ध में न तो चाइना आएगा और न रूस आएगा, क्योंकि वह इजराइल के तेवर को समझ लिया है। इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो युद्ध कब तक चलेगा? जब तक इजराइल रहेंगे, और नहीं तो जब तक ये देश सब समाप्त न हो जाएं, जिसमें ईरान है, जिसमें आपको लेबनान है, जिसमें हमास गाजा पट्टी है, जिसमें आपको यमन का हुती है और यमन भी, और सीरिया, ये सब जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। चाहे वो 5 बरस चले, 4 बरस चले, 2 बरस चले, 1 बरस चले, परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। अब मदर ऑफ बम गिराने की बात चल रही है, इजराइल ने घोषणा कर दिया है। तो इस तरह की चीजें, तो युद्ध कब तक चलेगा समझ गए होंगे। जरा ईरान इजराइल को देख लें। आज से 45 वर्ष पहले तक दोनों परम मित्र था। इजराइल का की जब स्थापना फरवरी 1948 में हुई थी, तो सबसे पहले जिन मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता दिया उसमें पहला तुर्की था और दूसरा आपको ईरान ही था। अभी तुर्की पर भी अटैक होंगे, तुर्की भी उसी तरह के कुछ कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरी बात आ गई। धर्म युद्ध कैसे था उसकी चर्चा हम लोग अगले पॉइंट में करेंगे। पहले इजराइल और हम ईरान देख लेते हैं। इजराइल और ईरान के संबंध को देखा जाए तो इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश तुर्की और दूसरा मुस्लिम देश आपको ईरान है। और 1900 मोटे तौर पर 80 तक लगभग मैं कह रहा हूं ईरान और इजराइल का संबंध बहुत घनिष्ठ था। दोनों एक दूसरे के परम स्तर पर सहयोग कर रहे थे, और एक जो घरेलू मित्रता की बात कर रहे हैं उस तरह की मित्रता थी। अमेरिका से भी मित्रता थी, और वहाँ पर मोहम्मद रजा पहलवी जो था उनका शासन चल रहा था, और अमेरिका और इजराइल के दोनों समर्थक थे वो, और उन दोनों के माध्यम से ईरान का ये विकास कर रहे थे। लेकिन खमाइनी का आगमन हुआ और उन्होंने चीज़ों को अपने ढंग से प्रभावित करना शुरू किया, और धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल दोनों इसके दुश्मन हो गए। कारण जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए ईरान और इजराइल का संबंध 1980 से पहले बेहतर था। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे खराब होते चला गया। ईरान के पास पैसे की कमी नहीं है, तेल और गैस की वहाँ पर जानते हैं कि प्रमुखता है, और उसके माध्यम से काफ़ी कुछ वो कमाते हैं। तो एक चौधराहट की भी बात थी कि हम अगर इजराइल को डिमोरलाइज कर देते हैं तो वो जो जेरूसलम वाला मुद्दा है, वो जो मस्जिद की बातें हैं, तो उनको हम अगर अपने नियंत्रण में लेते हैं तो एक इस्लाम के संसार में, वर्ल्ड में हमारा एक वर्चस्व स्थापित हो जाएगा।
पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं बातों को लेकर के ये शिया सुन्नी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ईरान चूँकि शिया देश है, इसीलिए वो लेबनान के जो मैंने ये हैं हिजबुल्लाह हैं, वो शिया मिलिशिया हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हुती है उसमें भी शिया की प्रमुखता है। हमास वाले को दोनों समर्थन करते हैं, शिया और सुन्नी वाला दोनों करते हैं। जो सीरिया में हैं वो शिया मिलिशिया ही हैं। तो इस तरह से एक शियावाद लेकर के सुन्नी के पैरेलल वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि वेस्ट एशिया की जो सऊदी अरबिया का जो ये है इस्लामिक वर्ल्ड में अपना महत्व है, उसके जगह पर वे आगे बढ़ना चाह रहे हैं कतर के सहयोग से और इस तरह की चीज़ों से। एक दूसरी बात यहाँ पर यह है। तीसरी बात यह है कि मुस्लिम कंट्री जो 58 कंट्री हैं लगभग, उसमें से ईरान ही एक ऐसा देश है जो परमाणु बम के संदर्भ में काफ़ी कुछ करने की स्थिति में है और इनरिच यूरेनियम बनाने में कुछ हद तक उसे सफलता मिल गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु बम में यूरेनियम की, थोरियम की और प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है, तो उन संदर्भों में ईरान काफ़ी कुछ कार्य कर चुका है। अपने देश के कई क्षेत्रों में उनके परमाणु बम के कार्य से संबंधित रिएक्टर या अन्य प्रकार के कार्य चल रहे हैं और उसको अगर वह प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका पहला बम जो गिरेगा वो इजराइल पर ही गिरेगा। इस तथ्य को इजराइल भली भांति समझ रहा है, अतः इजराइल इसको बनने ही नहीं देगा। इसके लिए इजराइल हमेशा प्रयास करता रहा है। 2021 में भी इस तरह के इजराइल ने प्रयास किया था और उसके परमाणु संबंधी चीज़ों पर उन्होंने बड़े स्तर पर अटैक किया था और फिर आगे करने के मूड में वो हैं। अब प्रश्न उठता है कि ईरान को ये मिल कहाँ से रहा है, तो रूस से प्राप्त हो रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिलती है कि रूस उसे सारी चीज़ें दे रहा है, उसके बाद उसके 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ले रहे हैं। ईरान को 10 रुपया देने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनके पास पैसे की पर्याप्तता है और ये मुस्लिम कंट्री में पहला मुस्लिम कंट्री चाहते हैं कि हम बने जिसके पास परमाणु बम हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अमेरिका भी नहीं चाह रहा है, वेस्ट के कोई देश नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट का और वेस्ट एशिया का कहीं ना कहीं सामरिक जो समीकरण है, रणनीतिक समीकरण में नाना प्रकार की समस्याएं आ जाएगी, बदल जाएगा। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस, वर्चस्व, हेजेमनी जो है वो वेस्ट एशिया में कम हो और वो कम करने के लिए इजराइल को तोड़ना या अमेरिका का विरोध करने के लिए ये काम जरूरी था। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि एक एंगल इसका परमाणु बम वाला है, दूसरा एंगल तो पहले ही बता दिए कि वो मस्जिद वाला जो मामला है वो तो है ही, तीसरा एंगल हम देखते हैं कि वेस्ट एशिया का नेता बनना और इस तरह से। और कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष रूप से ये सब इनके मानस पुत्र हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो जो है सो आपको हमास हो, चाहे वो हुती हो, या जितने आतंकवादी संगठन है सब इजराइल का जो है सो मानस पुत्र है, वो उनको पोस पाल करके बड़ा करने वाले हैं। तो ये लड़ाई यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये वेस्ट एशिया के नेता के संदर्भ में भी ये प्रश्न उठते हैं। अगला धर्म युद्ध को देखा जाए तो क्रूसेड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्रूसेड जो है आज से नहीं, ये लगभग सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से, लगभग 300 वर्ष तक तो धर्म युद्ध चले थे और वो प्रत्यक्ष रूप से चले थे। और प्रत्यक्ष रूप से देखें तो सदैव धर्म युद्ध होता आया है। तो इस्लाम बनाम यहूदी, इस्लाम बनाम ईसाई, ये एक संघर्ष चलता रहा है और अभी जो चल रहा है उसके एक्सपेंशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जैसे जिस समय अभी इजराइल का लोकेशन है, अवस्थिति है, इजराइल का अगर आप क्षेत्रफल देखें तो लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 22,000 वर्ग किलोमीटर। और उसका जो आबादी है वो 1 करोड़ के लगभग है, 1 करोड़ से भी कम, लगभग 90-95 लाख आबादी है इजराइल की। और प्रथम विश्व युद्ध के से पहले उन क्षेत्रों में ओटोमन साम्राज्य चल रहा था जहां पर फिलिस्तीन जैसे क्षेत्र विद्यमान थे। और प्रथम विश्व युद्ध में जब ये टूटा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र निकाला गया और कहा कि दुनिया में जितने यहूदी बिखरे हुए हैं
उन सारे लोगों को यहाँ पर ला दिया जाए और यहाँ एक देश इनको दे दिया जाए, इजराइल, जिसकी राजधानी तेल अवीव और आप जेरूशलेम कह सकते हैं। सांस्कृतिक राजधानी जेरूशलेम और राजनीतिक राजधानी तेल अवीव है, तो ये क्षेत्र इनको दे दिया जाए। अब जब वहाँ 48 में इनको राज्य को बनाया गया तो जितने मुस्लिम कंट्री थे उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य तुर्की के नियंत्रण में था। फिर फिलिस्तीन के गठन किए गए, फिलिस्तीन जैसे पवित्र देश अब बना, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको हटा करके वहाँ पर इजराइल को दे दिया गया। अच्छा, इजराइल का जो देवता ईश्वर हैं वो कहीं ना कहीं आप पैगंबर की साहब की परंपरा को देखेंगे तो उसी परंपरा से जुड़ते कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो धर्म युद्ध का संबंध इन संदर्भों में भी है कि अंतिम पैगंबर माना गया मोहम्मद साहब जी को, तो इन संदर्भों में कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो और ये हमारा वर्चस्व स्थापित हो। तो ईसा मसीह के जो फॉलोअर हैं, जो मानने वाले हैं, वो आपको ईसाई हुए और इधर पारसी हुए, तो ये यहूदी हुए। तो इन संदर्भों में यह एक धर्म युद्ध का भाग है। लेकिन धर्म युद्ध को देखें तो राजनीतिज्ञ अपने तरह से इसका विश्लेषण करते हैं। आज आप देखिए कि ये इनके साथ है, ईरान के साथ बहुत कम मुस्लिम कंट्री प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। जब हमास पर, गाजा पट्टी पर इजराइल के बम गिर रहे थे और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, मर रहे थे, तो उस समय शरणार्थी के रूप में जब गाजा पट्टी से लोग मिस्र के तरफ भाग रहा था तो मिस्र ने किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं रखा। जरा मिस्र की आपको आबादी का कंपोजिशन में बताऊं कि मिस्र में लगभग 95%, मोर देन 90% इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर इस्लाम से जुड़े हुए लोगों पर ही हमास के क्षेत्र, उन्हें गाजा पट्टी में यहूदियों के द्वारा बम बरसाया जा रहा था। और विषय यही है कि हमारे इजराइल जो है सो हमारे फिलिस्तीन वाले क्षेत्र पर, हमारे मस्जिद पर कब्जा किए हुए हैं, या बहुत तरह की बात, धार्मिक पक्ष है इसका। तो क्यों नहीं ये शरण देने के लिए तैयार थे? मिस्र ने केवल शरण ही नहीं, उन्होंने दीवार खड़ा कर दिया। उनका बाउंड्री जो यहाँ गाजा पट्टी से लग रहा है, एक दीवार नहीं, 7 दीवार खड़ा कर दिए, एक भी व्यक्ति भीतर न जा सके। पूरे दुनिया के लोगों का समर्थन रहा। गाजा पट्टी पर ये स्लोगन दिया गया कि ऑल आइज, सभी आंखें गाजा पर लगी हुई है। लेकिन जिनकी आंखें लगी हुई थी उन लोगों ने गाजा के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजा नहीं खोला, और वो मुस्लिम कंट्री हैं। इन बातों को भी समझने की आवश्यकता है। तो धर्म युद्ध जो है उसको राजनीतिज्ञ नेशन के जो राजा होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, वो अपने टेक्सचर में, अपने समझिए कि एजेंडा के तहत इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा रहता तो कम से कम गाजा के जो निर्दोष लोग थे, आतंकवादी को छोड़ दीजिए, उनको तो कम से कम शरण ईरान, मिस्र के द्वारा या अन्य अगल बगल के जो देश हैं उनके द्वारा दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म युद्ध का ये विस्तार है, लेकिन इसमें केवल धर्म युद्ध ही नहीं है, राजनीति भी है, शिया और सुन्नी वाला मुद्दा भी है, और वह भी है, दोनों चीजें हैं। तीसरी बात कि आतंकवादी संगठन जो हैं वो उनका एक अपनी विशिष्टता है। जैसे पहले अन्य देशों पर विवाद करना, उसके बाद जैसे आप देखिए कि लेबनान के जो आतंकवादी हिजबुल्लाह हैं वो उस देश पर नियंत्रण कर लिए, वो उस देश पर नियंत्रण शासन कर रहे हैं, शासन में उनकी बड़ी भूमिका है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, अलकायदा वाले या अन्य जो हैं आतंकवादी संगठन वो कब्जा करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखिए अभी बगल बम विस्फोट हुआ है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये भी एंगल है जिसको धर्म के आड़ में ला करके इन चीज़ों को देखने और समझने की आवश्यकता है। इस युद्ध का जो सबसे, ये मिस्र वाली बात मैंने यहीं पर रख दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सीखने और देखने की है उसकी यह बात है कि ये आपको 21वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में एक बहुत बड़ी बात इस युद्ध से उभर करके सामने आ गया कि विज्ञान, शोध और प्रौद्योगिकी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 21वीं और 22वीं शताब्दी को लीड वही करेगा, नेतृत्व वही करेगा। स्पष्ट रूप से यह यहाँ सिद्ध हो रहा है जो विज्ञान शोध में, विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में आगे है। अब आबादी उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। जैसे अपने यहाँ जो अग्निवीर लाया गया, लोग कह रहे हैं कि बहुत समस्या हो गई। आप गौर करके देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है। जरूरी है प्रौद्योगिकी।
आर्मी की भी आवश्यकता है, लेकिन आर्मी के आगमन से पहले उस ढंग के प्रौद्योगिकी वाली चीजें होनी चाहिए। तो विज्ञान शोध और प्रौद्योगिकी को जो आगे बढ़ाएगा वही देश सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर आबादी उतना महत्व नहीं रखता है। अगर ऐसा होता तो इजराइल की कुल आबादी 90 लाख से 92-95 लाख है, और बगल में जितने देश हैं उन सारे देशों को अगर देख लें तो लगभग 1 दर्जन देश और 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी संगठन, जिन सब की आबादी करोड़ों में जाएंगे। लगभग 10 करोड़ लोग इजराइल को चाहते हैं कि आज ही समाप्त कर दें, आग लगा दें, और जाड़े का समय आ भी रहा है, उसको घूर ताप करके समाप्त कर दें। लेकिन यह उतना सहज नहीं है। 10 करोड़ लोगों पर इजराइल भारी पड़ रहा है। क्यों? प्रौद्योगिकी के बल पर, विज्ञान के बल पर और शोध के बल पर। इसीलिए जिस समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ना है, वह समाज और राष्ट्र किन चीज़ों पर बल दे? वह विज्ञान शोध और प्रौद्योगिकी पर बल दे। आप देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में जितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं उसका 70% से अधिक भाग किनको प्राप्त हुआ है? यहूदियों के द्वारा लिया गया है। और एक चीज और है जिसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध पर ज्यादा बल दिया, उनमें राष्ट्रवाद का तत्व भी प्रबल होता है। ये जहां भी आप राष्ट्रवादियों की कमी देखते हैं, भारत की जो समस्या है उसमें एक यह भी है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ शोध हो रहे हैं, जो विज्ञान पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें वैज्ञानिकता का बड़ी अभाव रहता है। हम लोग तो विज्ञान नहीं पढ़े, फिर भी उन बातों की सराहना करते हैं। लेकिन यहाँ के साइंटिस्टों को देखें, साइंटिस्ट तो हम बहुत कम ही पैदा किए, टेक्नोक्रेट पैदा किए हैं। ये अभी जो हमारे IITian सब हैं, पिछले 75 वर्ष में अगर गिनती किया जाए तो एक आध ही साइंटिस्ट हो सके। कलाम साहब भी अपने आप को साइंटिस्ट नहीं मानते थे, वो टेक्नोक्रेट्स थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वैज्ञानिक का अर्थ हुआ मूल चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। और देखा जाए तो पिछले 45 साल में अपने यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार या उस तरह के शोध भी, नोबेल पुरस्कार तो खैर 1-2 लोगों को मिलता है या 5 लोगों को मिलता है, लेकिन उस स्तर के वर्क। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान, शोध और प्रौद्योगिकी पर हमारी सरकार को और विशेष ध्यान देना चाहिए और उन क्षेत्रों में गुणवत्ता पर बल दिया जाना चाहिए। आबादी महत्वपूर्ण उतने नहीं रह गए अब जितना ये चीज़ें महत्वपूर्ण रह गई। अब भारत का पक्ष क्या है? दोनों हमारे मित्र हैं। इजराइल चारबाहर को लेकर के जानते ही होंगे, उस एरिया में इजराइल बने ये ईरान जो है हमारा बहुत बड़ा, समझिए कि स्तंभ, सपोर्टर है। वहाँ से चारबाहर उन्होंने बंदरगाह हमें दिया। इसके अतिरिक्त रूस से हमारा जो व्यापार होता है उसमें ईरान वाले रास्ते से व्यापार होने में 10 रुपये की चीज़ अगर आते हैं ईरान होकर के, अगर दूसरे रास्ते से आएंगे तो उसका दाम हो जाएगा 15 रुपया, यानी कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो उन संदर्भों में भी पश्चिम एशिया में हमारा एक महत्वपूर्ण मित्र है ईरान। दूसरी बात यह है कि इजराइल से तो हम अपना संबंध तोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जिस समय प्रगतिशील है, कोई भी राष्ट्र अगर उससे संबंध खराब करेगा तो वह उसका मूर्खतापूर्ण कदम होगा। प्रगतिशीलता, उगते हुए सूरज सब ठीक नहीं, प्रगतिशीलता। अब देखिए, बुद्ध के विचार 6वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण थे। उस समय के जितने महत्वपूर्ण शासक थे, महावीर स्वामी के विचार प्रगतिशील थे। उस समय के जितने महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने आप को उससे जोड़ा और इसका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। अभी इजराइल का जो समय है, ये चीज़ें हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनकी समझ है, जो उनके कुल मिलाकर के भाव है, उससे भारत को अलग करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसीलिए हम न तो इजराइल के तरफ से रहेंगे, हम न तो जो है सो ईरान के तरफ से रहेंगे। अगर धर्म संकट की स्थिति आ ही जाए तो भारत को झुकाव इजराइल के तरफ ही रखना पड़ेगा। दोनों हमारे मित्र हैं और इजराइल ने पहले ईरान पर अटैक नहीं किया है, बल्कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। फिर भी भारत को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हमारे मित्र हैं। प्रगतिशीलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इजराइल भारत के ज़्यादा करीब है, हम उससे ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, ले सकते हैं। आगे मानवता के हित के दृष्टिकोण से और यूएनओ और सुरक्षा परिषद के दृष्टिकोण से चीज़ें देखा जाए तो अब देखिए, मानवता के दृष्टिकोण से तो यह समझिए कि एक प्रकार से यह एक क्रस है या अभिशाप है। हर एक दृष्टिकोण से जिन एक बिल्डिंग को बनाने में लग जाते हैं 2-4-5 बरस, लाखों बिल्डिंग
गाजा पट्टी को, बेरूत को जब टीवी पर हम लोग देखते हैं तो समझिए कि ज़मींदोज़ कर दिया गया। तो इस तरह से वो संसाधन, उसके बाद कितने हॉस्पिटल, कुछ एक हॉस्पिटल बनाने, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक से 10 डिस्ट्रिक्ट में आपको इस हॉस्पिटल नहीं है। सदर अस्पताल में तो हम देखते हैं कितना सीट होता है, तो कुल मिलाकर के सारे हॉस्पिटल गिरा दिए जा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है। मानवता के दृष्टिकोण से पश्चिम एशिया के जो ये देश हैं वो सारे देश काफ़ी पीछे चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बड़े स्तर पर अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आज देखिए भारत का जो सेंसेक्स है वो गिरने लगा है, धीरे पूरी दुनिया का गिर रहा है। पूरे अगर देखें तो तेल के दाम में देखेंगे, जहाँ ईरान से युद्ध होगा तो तेल की समस्या, गैस की समस्या, नाना प्रकार के महंगाई और समस्याएं पूरे दुनिया, खास करके पश्चिम एशिया के देशों में, फिर एशिया के देशों में और पूरे दुनिया में इसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मानवता के दृष्टिकोण से यह युद्ध समाप्त होना चाहिए। किंतु एक बात और है, ये जो कहा गया है कि शांति से और अहिंसा से समस्या का समाधान होता है, यह केवल किताबों में लिखी हुई बात है। अगर शांति और अहिंसा और वार्ता से समस्या का समाधान हो जाता तो इस दुनिया में सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े फिलॉसफर, सबसे बड़े ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण हुए और उन्होंने गीता की रचना कर दी। और वो जब दुर्योधन को समझाने गए तो दुर्योधन नहीं समझा और उनको युद्ध करवाना पड़ा, जिसमें एक दो नहीं लाखों लोगों की हत्या हो गई। जब कृष्ण जैसे बड़े व्यक्ति, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जब वह एक व्यक्ति को, दुर्योधन को नहीं समझा सके, तो अभी जितने शांति की वार्ता करने वाले लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कम ही जानने वाले होंगे, चीज़ों का कम ही ज्ञान रखने वाले होंगे, उनकी तर्क शक्ति कम ही होगी। भगवान बुद्ध भी कई गणराज्यों के युद्ध को नहीं रोक पाए। इसलिए ये बात केवल कहने और सुनने में अच्छी बात है कि युद्ध, ये जो शांति से, वार्ता से समस्याओं का समाधान होता है, समस्याओं का समाधान केवल तलवार से होते हैं। उस समाधान के बाद वार्ता और संधि होती है। आज भारत का निर्माण हुआ, उसमें अहिंसा की भूमिका बहुत कम रही। हमने लाखों लोगों की शहादत दी, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। चाहे जर्मनी का निर्माण हो, चाहे इटली का निर्माण हो, चाहे कोई भी, यहाँ भी आप देख लीजिए, न तो इजराइल मानने वाले हैं और न हमास वाले मानने वाले। वार्ता से कहाँ कुछ आज तक हो पाता है। जब कृष्ण नहीं समझा पाए, जब भगवान राम नहीं समझा पाए, तो हम लोग ये छोटे मोटे वार्ताकार सब क्या समझाएंगे और क्या लोग समझेंगे। तो कुल मिलाकर के इन बातों को समझने की आवश्यकता है। रही यूएनओ और सुरक्षा परिषद की बात, बिल्कुल डिफंग हो चुका है। इन संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है। आज तक जितना इन्होंने निर्णय लिया उस समय पार्शियलिटी रही है। केवल सुरक्षा परिषद के जो 5 देश रहे हैं उनके पक्ष में निर्णय लिया गया, और जब उनके विपक्ष की बात हुई तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए बिल्कुल इसमें या तो संशोधन करने की आवश्यकता है, नहीं तो इसकी कोई भूमिका नहीं है। आज तक किसी भी बड़े युद्ध को, इराक का युद्ध हो, ईरान इराक का युद्ध हो, उखाड़ी युद्ध हो, या अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण हो, कोई भी युद्ध ये न तो रोकने में सफल हुए हैं, न इनकी कोई भूमिका है। इसमें पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है, और संशोधन, इसका संविधान फिर से लिखा जाए, और नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस सारी चीज़ें वैसे ही हो रह गई है। ये केवल अपने हित की बात करते हैं। जो कमज़ोर देश हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, नाना प्रकार की अपात्रताएं, नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। तो इसकी भूमिका समाप्त हो गई, या इसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है। एक बात और, निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? 3-4 निष्कर्ष निकलते हैं। पहली बात कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये आधुनिकता की जो हम डिंग हाँक रहे हैं हमारे फिलोसफरों के द्वारा कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र, मानवतावाद, मूल अधिकार, राष्ट्रवाद, नाना प्रकार की चीज़ें, ये सब केवल किताबों में हैं, व्यवहार में अभी आ नहीं पाए हैं। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ खोट रह गई है। दूसरी बात, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रिसर्च यह आबादी की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए जो राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आबादी पर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध पर बल देंगे
टेक्नोलॉजी पर बल देंगे वह निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे, वही सुरक्षित रहेंगे, बाकी लोग सुरक्षित रहने में समस्या उनको हो जाएगी। तीसरी बात, मानवता को व्यवस्थित करने के लिए कहीं न कहीं बड़े स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। और वो बड़े स्तर पर पहल जब होंगे, जब एक दूसरे की बातों को टॉलरेंस के साथ सुनेंगे। जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, अब गाजा पर जब बम गिर रहा था तो सभी आंखें गाजा पर लगी हुई थी, लेकिन जिस समय लेबनान पर बम गिर रहा है आज उस तरह से आंखें नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी हुई है? इसलिए नहीं लगी हुई है कि यहाँ शिया से जुड़े हुए लोग मर रहे हैं, वहाँ सुन्नी से जुड़े हुए लोग मर रहे थे। एजेंडा पर वो सेट बैठता था, ये सेट संभवतः नहीं बैठ रहा है। जहाँ पर इतनी संकीर्णता होगी वहाँ पर ये फिलॉसफी देना सब बेमानी हो जाएगा। कुल मिलाकर के तलवार के बल पर आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष चीजें निर्णित होता था, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। बाकी सारी बातें किताब में लिखी हुई रहती है। इसलिए अपने बल को मजबूत कीजिए। अगर हम कर सके तो हम सुरक्षित रहेंगे, जो नहीं कर सकेगा वह मिट जाएगा। धन्यवाद।